तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा, स्टूडेंट्स तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूपीएससी आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। हाल फिलहाल में ही हमने आपको आज ही के डेट में एक और रिक्रूटमेंट को प्रोवाइड करवाया था, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट था, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में पर्सनल असिस्टेंट का भर्ती जारी किया गया था। ये दो बैक टू बैक आपके यूपीएससी के द्वारा भर्ती जारी किया गया है। आप जिस भी के लिए एलिजिबल हैं उस वीडियोस को जाकर देखिए और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग फॉर्म को जरूर भरिए। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर का आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बचे हुए जानकारी के बारे में। आपका यहाँ पे बताते आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे सिंपल 30 ईयर का मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, 33 ईयर का ओबीसी के लिए, 35 ईयर का एसटीसी के लिए, 40 ईयर का पीडब्ल्यूडी के लिए। यहाँ पे लोअर एज लिमिट 18 ईयर का रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे सभी कैटेगरी के रिगार्डिंग अलग अलग है। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे, आप समझते रहिएगा ध्यान से, यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट क्यों है, क्योंकि आपके ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, इस कारण से उनका एज लिमिट अलग अलग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपको यदि आपने बीएससी नर्सिंग आपने किया है और साथ ही साथ आपके पास और रेगुलर कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग का डिग्री है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है एज ए स्टेट काउंसिल में तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कहने का मतलब है ऊपर दोनों वाला, यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग हो यानी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया हो या फिर आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो तो इसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग किया हो मिडवाइफरी में, ठीक है, और या फिर इसके साथ साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया कर रखा है नर्स एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पे किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और 1 ईयर का आपके पास कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में आपका एज ए एएनएम के तौर पे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये जो बी वाला है स्टूडेंट्स ये सिर्फ बी के लिए, कहने का मतलब जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ बी के लिए। तो बी वाला एक्सपीरियंस किसके लिए अप्लाई होता है, वो डिप्लोमा वाले के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपने बीएससी करके रखा है और आपने एज ए मिडवाइफ या फिर एज ए नर्स के तौर पे आपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ पे मिडवाइफ के तौर पर आपको नर्सिंग काउंसिल में तो रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, लेकिन एक साल का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे किसी भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। आपका काम क्या करना होगा आप उसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कह सकते हैं कि इमरजेंसी ट्रे मेंटेन करना पड़ेगा, पेशेंट को केयर करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बेड साइड करना पड़ेगा, यानी पेशेंट को एक्सपर्ट उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अलग अलग प्रकार के काम होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये जो पोस्ट होगा वो ग्रुप बी का पोस्ट होता है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल का पोस्ट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहेगा। ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड होता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो कब से कब तक भरा जाएगा, तो 7/3/2024 से लेकर 27/3/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा और 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में फॉर्म करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। आप इसके डेट के बीच में अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे और भी बचे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन आपका आरटी के माध्यम से होगा, जिसे हम रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ आरटी के आधार पर ही आपका मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पे आरटी में आपके कैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 घंटे का समय होगा, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, जो मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश में होगा। यहाँ पे हिंदी में कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन होगा। और देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी भी लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी होगा, जो कि आपको एग्जाम देते समय बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सिलेबस को समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो ये सभी सिलेबस होंगे जिसमें कि नर्सिंग का फाउंडेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, एनाटॉमी होगा, साइकोलॉजी होगा, आपका सोशियोलॉजी होगा, इन सभी से रिलेटेड आप देख सकते हैं सिलेबस। इन सभी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आरटी में, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर कह सकते हैं रिटन टेस्ट में। ठीक है, स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो 100% सिलेक्शन जो होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट के आधार पर होगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन में आप जितने भी मार्क्स को लाएंगे उसी के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग
आपका जो स्टेट में आपका यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कंडक्ट करवाया जाएगा, और तो जिस भी स्टेट के रिगार्डिंग आप यहाँ पे कंडक्ट करना आपका अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उससे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स अच्छे से। अब यहाँ पे हम समझ लीजिएगा, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सभी कुछ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स बात कर लेंगे। सैलरी जो होगा वो आपको कितना मिलेगा, तो जो पिछले वाला जो वैकेंसी था स्टूडेंट्स, सेम टू सेम यही आपका जो सैलरी लेवल जो है वो दोनों सेम टू सेम रखा गया है। लेवल 7 का सैलरी दोनों आपका जो रिक्रूटमेंट है वो बैक टू बैक निकाला गया है। लेवल 7 का सैलरी मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेवल के 7 के सैलरी में लगभग आपका 38K के आसपास आपका या फिर 39K के आसपास बेसिक पे होता है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस होते हैं। इस अलाउंसेस में स्टूडेंट्स आपका हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, आपके डीएनएस अलाउंस होते हैं जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, ट्रैवल अलाउंस होते हैं। ये सभी अलाउंसेस मिलकर स्टार्टिंग का सैलरी जो स्टूडेंट्स होता है वो आपका लगभग आपका स्टार्टिंग में ही आपका सैलरी जो होगा वो 45K प्लस से आपका 55 या फिर आपका हो सकता है 60K प्लस भी आपका सैलरी बन जाए। वो अलग अलग स्टेट में सैलरी स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आपका 60,000 के आसपास 55 से 60,000 के बीच में आपका सैलरी बनना ही बनना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।